जय भारत। आज फिर जुड़ चुके हैं इस लेक्चर को लेकर के। यह लेक्चर कक्षा 10वीं के ऊपर होने वाली है, साइंस के ऊपर। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या होता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग 3 पढ़ लिए हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। आज का टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर जाके इसका डिफिनेशन हम लोग देंगे। तो चलिए समझते हैं। तो हमारे बुक में दिया है, एक प्रयोग दिया है, वह है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। तो हम लोग चलते हैं, उस प्रैक्टिकल करते हैं, फिर उसके बाद से इसका एग्जाम्पल देंगे, यानी इसका डिफिनेशन देंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया को। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने आता है, उसने कहा है सोडियम सल्फेट लीजिए और बेरियम क्लोराइड लीजिए, दोनों का विलयन लीजिए और दोनों एक में मिलाइए। मिलाने के पश्चात एक क्रिया होती है, उसमें अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, जो कि बेरियम सल्फेट का होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। तो चलिए देखते हैं क्रिया कैसे होती है। तो हमने लिया सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में, एक्वस यानी विलयन के रूप में, और लिया बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का विलयन लिया, दोनों विलयनों को एक में मिक्स किया, जिसकी वजह से एक प्रकार का जो बनता है उत्पाद, वह बनता है बेरियम सल्फेट। इसका अवक्षेप बनता है, यानी ठोसी अवस्था, अवक्षेपण हो जाता है, और बनता है NaCl यानी नमक एक्वस फॉर्म में विलयन के रूप में हमें प्राप्त होता है। क्या? NaCl यानी नमक। तो देखते हैं, हमने ये जो विक्रिया कराया है, इसमें इससे ये बन रहा है, यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन जब आपस में मिलाए जाते हैं तो उसमें एक प्रकार का अवक्षेप होता है, अवक्षेपण होता है। वो किसका होता है? वह होता है बेरियम सल्फेट का, और NaCl प्राप्त होता है उसका विलयन। जो ये है, ये अवक्षेप के रूप में आता है, तैरने लगता है, उसमें अवक्षेपण हो जाता है इसका। तो जिन अभिक्रियाओं में एक प्रकार से ये अभिक्रिया पूछा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो इसके लिए कहेंगे हम, जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ रहे हैं। तो ये समझिए यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे हुई है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले हम देखते हैं इसमें जो ये बना है वह मुख्य रूप से आयनों के आदान प्रदान से बना है। तो क्या है आयन, ये देखते हैं। तो ये आयनों के, यानी ये जो Na है ये +2, और जो सल्फेट है वो SO4 जो है वो -2। इन्हीं के आदान प्रदान से ये गया इसमें और ये गया है इसमें। इसी के आदान प्रदान से क्या बना है हमारे सामने, ये बना है, ये उत्पाद बना है, यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना है। तो हम कहेंगे सिंपल से भाषा में अगर कहा जाए, समझा जाए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो वह होती है जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद बनते हैं, वह अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कोई भी अभिक्रिया हो, उसमें यदि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो उससे जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है, उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो वह अभिक्रिया कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं उदाहरण के तौर पर, कि जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाते हैं तो हमारे सामने बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा विलयन बना देता है और बेरियम सल्फेट जो है अवक्षेप दे देता है, उसका अवक्षेपण हो जाता है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं और लिख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से यह अभिक्रिया हुई है। तो वो है आयन Na+2, यानी जो Na है आप देख सकते हैं, और SO4 के -2, इन्हीं के आदान प्रदान से यह अभिक्रिया हुई है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान से
प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब चलिए चलते हैं आगे, समझते हैं एक प्रकार की और अभिक्रिया है, देखते हैं क्या होने वाला है। एक स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो अगली हमारे सामने आती है अभिक्रिया, वो क्या है? वह है उपचयन और अपचयन। तो उपचयन किसे कहेंगे और अपचयन किसे कहेंगे? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का समावेश होता है, यानी ऑक्सीजन ग्रहण होता है किसी पदार्थ में, वह कहलाता है उपचयन। और जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निकल जाना होता है, वह कहलाता है अपचयन। ये क्या होता है हम लोग अभी नहीं समझ आया। तो इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसे और अच्छे तरीके से परिभाषित करेंगे। चलिए चलते हैं। हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग कॉपर लेते हैं और इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कॉपर लेते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे हमारे सामने क्या प्राप्त होता है? कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, कॉपर ऑक्साइड। हमने देखा कि ये जो कॉपर है, इसे गर्म करने से, यानी वायु की उपस्थिति में गर्म करने से हमें जो प्राप्त होता है वो है कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या देखें, यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी इस कॉपर में ऑक्सीजन का समावेश हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग कहेंगे कि कॉपर का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, उपचयन है। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन का समावेश हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो क्या कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और जिस पदार्थ में जुड़ेगी, जिस परमाणु में जुड़ेगी, जिस तत्व में जुड़ेगी, वह कहलाएगा कि उसका उपचयन हुआ है, उसका उपचयन हुआ है। क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसका उपचयन हुआ है, और वो अभिक्रिया कहलाएगी उपचयन अभिक्रिया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, जिससे हम देख पाते हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन का समावेश हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इस अभिक्रिया को कहेंगे उपचयन अभिक्रिया, और ये कहेंगे कि कॉपर का उपचयन हुआ है, यानी उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इस तरह से रहा। अब समझते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ये उपचयन होता है, और अब समझते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो अपचयन अभिक्रिया इसके विपरीत होता है कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी तत्व या परमाणु या पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब उस अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो ये क्या होता है इसे समझते हैं पहले एक एग्जाम्पल से। तो चलिए समझते हैं। तो हमने जो ये बनाया है कॉपर ऑक्साइड, क्या करते हैं, यदि इस पर हम लोग हाइड्रोजन गैस डालें इस पर, यानी हाइड्रोजन गैस इसमें मिलाएं, तो हमें क्या होता है, यानी जो कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस यदि मिलाते हैं, यदि इस पर से प्रवाहित करते हैं, इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है हमारे सामने, ये बनता है कॉपर, फिर बन जाता है हमारे सामने और बन जाता है जल। यहाँ पर कॉपर बन जाता है और जल बन जाता है। यदि हम लोग इस कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें तो हमारे सामने बन जाता है कॉपर और जल। तो हम देखते हैं क्या, ये जो कॉपर है इसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, यानी ऑक्सीजन निकल गया। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी, क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। और ये कहेंगे कि कॉपर का अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है। हमने ये पढ़ा था यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वह उपचयन कहलाएगा, और यदि ऑक्सीजन निकल रहा है तो वह अपचयन कहलाएगा। और वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही थी वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, और वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा है वह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस तरह से रहा हमारे सामने ये। तो हमने देखा कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, तो इसलिए कहेंगे कि यह अभिक्रिया है जो वह अपचयन अभिक्रिया है। और ये कहेंगे कि कॉपर का अपचयन हुआ है क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया। तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया तो इसीलिए कहेंगे कि कॉपर का अपचयन हुआ है। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है वो
इसमें मिल गया। तो अगर हम लोग देखें इससे तो ये कहेंगे कि कॉपर का चूंकि क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, लेकिन वहीं पर हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ये देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में जुड़ रहा है ना ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसका देखिए, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और इसका देखें तो उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है और कॉपर का अपचयन हो रहा है। कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इस तरह से, और ये दोनों जो कि दोनों अभिक्रिया होती है, जिसका उपचयन होता है, दोनों एक में हम मिला देते हैं तो ये कहलाता है अपच उपचय अभिक्रिया। क्या कहलाता है, अपच उपचय अभिक्रिया कहलाता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये पूरा प्रयोग रहा कि उपचयन और अपचयन क्या होता है, हमने खूब अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक दो टॉपिक और है, उसके बाद से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट फिर देखते हैं। अब हमारे सामने आता है अगला टॉपिक, वो है संक्षारण। यानी संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण को अगर हम लोग सिंपल शब्दों में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं जंग लगना, यानी जंग। संक्षारण का मतलब है जंग लगना। तो ये क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि जो क्या होते हैं कि अपने आसपास जो कि भीगा हुआ मौसम होता है, यानी ठंडा मौसम होता है, आर्द्रता अम्लता के कारण क्या होता है, उस पर जंग लग जाते हैं, तो जिसे संक्षारण कहा जाता है। देख सकते हैं आप, जो लोहा होता है हमारे सामने, जो लोहा होता है उस पर क्या होता है, यदि हम लोग छोड़ देते हैं भीगी हुई मतलब यदि बरसात आ रहा है या फिर ठंडा मौसम है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम लोग छोड़ देते हैं, वायु में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उस पर धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये जंग लगने का जो प्रक्रिया है, यानी जो जंग लगता है, जंग को ही संक्षारण कहा जाता है। तो ये जंग मुख्य रूप से इसी अभिक्रिया कारण, अपचयन उपचयन के कारण ही होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है। जो कि हम देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष अगर हम लोहे पर देखें तो बहुत पैसा खर्च कर जाते हैं, नए लोहे को लाते हैं, और वो अगर हम लोग वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो उसका संक्षारण हो जाता है, यानी उस पर जंग लग जाता है और धीरे धीरे वो लोहा खत्म हो जाता है। तो यही कहलाता है क्या, संक्षारण। यानी लोहे पर जंग लगना या फिर किसी धातु पर जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो ये आप देख सकते हैं, आपके बुक में दिया होता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, यानी संक्षारण क्या है समझाइए। तो आप लिख सकते हैं कि संक्षारण एक प्रकार से जंग लगना होता है, जो कि हम लोग लोहे पर देखते हैं। यदि लोहे को आर्द्रता अम्लता या फिर वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो उस पर एक प्रकार से जंग लग जाता है, जो कि लोहे को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देता है। तो इसी को कहते हैं संक्षारण। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे सामने विकृत गंधिका। क्या, विकृत गंधिका। विकृत यानी बिना, विकार, गंधिका मतलब गंध। तो विकृत गंधिका क्या होता है, तो विकृत गंधिका हम लोग देखते हैं कि यदि हम अचार होता है, अचार हम लोग अपने घरों में देखते हैं, अचार होता है, खटाई होता है, यानी तेली पदार्थ जो होते हैं, यदि हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो मतलब स्मेल देने लगता है, कुछ अजीब टाइप में महक आने लगती है। तो इसी क्या, जो महक आती है इसको कहते हैं विकृत गंधिका, यानी विकृत, बेकार का गंध याना कहते हैं इसे। तो ये क्या होता है, तो ये होता है कि देखिए, यदि हम लोग छोड़ देते हैं कोई भी तेली पदार्थ है उसी तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो अनेक प्रकार से गंध यानी बदबू देने लगता है, जो कि इसे कहते हैं विकृत गंधिका। आप देख सकते हैं कि जो चिप्स वगैरह बनता है या फिर बच्चों को खाने वाला जो बनता है, जो पैकेट में आता है, तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार से नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो अत्यंत क्रियाशील होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो क्रियाशील नहीं होता है, वह उससे जो उसमें पदार्थ भरे हैं उसमें क्रिया नहीं करता है। जो यदि हम लोग ऑक्सीजन भर देते हैं तो क्रिया कर लेता है, क्रिया करके क्या करता है, उसको
विकृत गंधिका में परिवर्तित कर देता है, बेकार कर देता है, जिसके कारण वो गंध आने लगती है। तो इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं कि चिप्स वाली कंपनियां उसमें से ऑक्सीजन को निकाल करके पैकेट से और उसमें नाइट्रोजन गैस भरती हैं ताकि उसका वो स्मेल न दे, वो चिप्स खराब ना हो। तो इसी के कारण वो होता है कि हम लोग चिप्स वगैरह में देखते हैं कि पैकेट खुला रहता है, तो क्या होता है उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। आज आप लोग समझ लें कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कोई भी खाद्य पदार्थ हो उसमें तेली पदार्थ है तो उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्रियाशील नहीं होती है, उतना ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है। तो इस तरह से रहा विकृत गंधिका। तो विकृत गंधिका को आप लिख सकते हैं कि तेलीय पदार्थों को लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में छोड़ने पर उसमें से अजीब प्रकार की गंध आने लगती है, जिसे हम लोग कहते हैं विकृत गंधिका। इसलिए इसको वायु की उपस्थिति में न रख करके उसमें यदि हम लोग नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, तो चूँकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो अत्यंत क्रियाशील नहीं होती है, जिसके कारण हमें विकृत गंधिका देखने को नहीं मिलती है और वो खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक हमारे सामने क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमने पूरी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। जो चैप्टर 1 है क्लास 10th का, सारे टॉपिकों को हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग आने वाले इसके बाद जो और लेक्चर होगा उसमें देखेंगे कि इन सबों का क्वेश्चन, यानी जो ये चैप्टर हमने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिर अगले चैप्टर पर चलेंगे अम्ल क्षार लवण पर अच्छे तरीके से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।